तो लिखा है 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 36 को आप लिख लीजिए और इसको भाग विधि से कर लेते हैं। तो इसको 2 से भाग करेंगे तो 36 का आधा 18 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। 9 को जब 3 से भाग करेंगे तो यहाँ 3 बार में चला जाएगा। जो संख्या मिला है आप देख रहे हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको आप लिख सकते हैं कि 2 अगर 2 बार आया है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 अगर 2 बार आया है तो आप इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 के पावर 2 और 2 के पावर 2। अगला सवाल, 84 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 84 को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे सेम मेथड से, तो यहाँ पर देख लेते हैं 84 लिख लीजिए। इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1। फिर इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग जाएगा 7 बार में। आप 84 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 84 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद अब 2 जो बार आया है तो आप इसको 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब जो ऑप्शन एक ही में दिया गया है ए नंबर में, और इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक किससे संबंधित है। तो अब आपको दिया गया है कि प्रत्येक समग्र संख्या, यहाँ पर समग्र से मतलब है भाज्य संख्या से, समग्र का मतलब है भाज्य संख्या। प्रत्येक समग्र संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है यदि हम गुणनखंडों के क्रम को न माने। इसे ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मेन जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मेन कंसेप्ट जो है, ये आपको बता रहा है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को अभाज्य गुणनखंडों के फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य गुणनखंडों के फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसका उदाहरण है, जैसे 60 को अभाज्य गुणनखंड में लिखा जाए तो आप कैसे लिखेंगे। 60 को अभाज्य गुणनखंडों में लिखा जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप जैसे देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं। जैसे अगर आपको दिया हुआ है 60, आप यहाँ पर 60 को लिख दिए, इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। फिर जब आप 2 से भाग लगाएंगे ये यहाँ पर 15 आएगा। फिर 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 3 5 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के रूप में जो टूटा हुआ है 2 2 3 5, इसको आप इस तरीका से लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। जब 2 आपको दिया गया है 2 बार, 2 जो वैल्यू है ये 2 बार आ रहा है, तो आप इसको 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि 60 को 2 के पावर हो जाएगा, 60 को आप लिख सकते हैं, इसका क्रम बदलेगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका उपयोग कहाँ-कहाँ करते हैं, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक का उपयोग कहाँ-कहाँ करते हैं। जैसे आपको दिखा गया है कि संख्याओं के गुणनखंड निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संख्याओं का गुणनखंड निकालने के लिए इसका उपयोग 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानने के लिए भी किया जा सकता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर 2-3 टर्म जो आया था उसके बारे में सोचेंगे। एक टर्म है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जो संख्याएं केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याओं का उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आगे इस प्रकार से और भी सभी अभाज्य संख्याएं होती है, लेकिन आपको उसमें डिटेल से नहीं ले जाएंगे क्योंकि इसके बारे में पहले काफी डिटेल से अभाज्य संख्याओं को पढ़ाया जा चुका है। अब आइए आपको समग्र संख्या। तो आपको मालूम है कि समग्र संख्या क्या होती है। समग्र संख्या कहने का मतलब है कि भाज्य संख्या, जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है वो भाज्य संख्या कहलाती है, मतलब कंपोजिट नंबर कहलाती है। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य वो संख्याएं होती है जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य से नहीं कटती है। एक नंबर ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। 2 नंबर आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये 3 से भी कटता है और 7 से भी कटता है। डी नंबर ऑप्शन में 35 दिया है जो 5 से भी कटता है और 7 से भी कटता है। तो आपको एक ही ऑप्शन बच रहा है सी 29 है, जो कि एक अभाज्य संख्या है। 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सेम आप भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। यहाँ पर 90 दिया गया है। 90 को अगर आप 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 4 5। फिर जब इसको 2 से भाग करेंगे, भाग नहीं लगेगा, तो 3 से भाग करेंगे तो 15 से जाएगा, 15 या 45। फिर इसमें 3 से भाग करेंगे तो 5 से जाएगा।
अब इसको 90 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 3 अगर आपको 2 दो बार आया है तो 2 इंटू 3 के पावर 2 और इंटू 5 लिखा जा सकता है। ऑप्शन एक में दिया है 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5, यही इसका आंसर होगा। अगला सवाल, यदि दो संख्याओं का गुणनखंड समान है तो वे दोनों संख्याएं समान होगी। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या आपको 12 दिया है, 12 को अगर कोई आदमी लिखे तो 2 गुने 2 और गुने 3 लिखेगा, 12 हो जाएगा। 12 को आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2 इंटू 2, सिर्फ इसका क्रम बदला है लेकिन दोनों संख्याओं का रिजल्ट तो सेम ही दे रहा है, इसलिए आप कहेंगे कि वो दोनों संख्याएं बराबर होती है। अगला सवाल, फंडामेंटल थ्योरम का उपयोग किससे निकालने में होता है? फंडामेंटल थ्योरम का उपयोग दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। फंडामेंटल थ्योरम का उपयोग दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दो एक क्या है? दो क्या है? तो आपको बारे में बता दें कि दो जो नंबर है, दो जो है वो क्या है? तो आप एक चीज कह सकते हैं कि दो सम संख्या भी है और दो अभाज्य भी संख्या है। दो सम संख्या भी है और दो अभाज्य संख्या भी है, तो आंसर कौन सा होगा? तो आप एक बात बता सकते हैं कि सम संख्या को यहाँ पर लिख सकते हैं या अभाज्य संख्या को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सम से संबंधित कोई टॉपिक है नहीं, यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा जाता है, तो इसका आंसर हम अभाज्य संख्या ही देंगे। आगे बढ़ते हैं। एक को क्यों अभाज्य नहीं माना जाता है? क्योंकि एक का सिर्फ एक गुणनखंड होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर है। अगला सवाल, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है। जैसे कोई भी दो संख्या है तो इसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा? तो आप पढ़े हैं कि एलसीएम एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अगला, 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो फिर इसको भाग विधि से निकालेंगे, फिर इसको भाग विधि से निकालेंगे, 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 100 यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, फिर इसमें 2 से भाग करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग नहीं लगेगा 25 में, तो 5 से भाग करेंगे, 5 बार में चला जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 100 को 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। दो बार आया है मतलब कि 2 का स्क्वायर, 5 भी 2 बार आया है इंटू 5 का स्क्वायर। तो ऑप्शन एक में है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ऑप्शन एक इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सी संख्या अभाज्य है? अभी ही बताए हैं कि वही संख्याएं अभाज्य होती है जो स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से न घटे। कौन सी संख्या इसमें प्राइम नंबर है? तो प्राइम नंबर निकालने के लिए आपको मालूम है, प्राइम नंबर निकालने के लिए आपको मालूम है कि आप जानते हैं कि वैसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्याओं से नहीं कटती है वही प्राइम नंबर होती है। तो 91 जो है ये संख्या जो है वो 7 से भी कटती है, 33 जो है ये संख्या 3 से कट रहा है, 77 जो है ये भी संख्या 7 से कट रहा है, तो 73 ही ऐसा संख्या है जो किसी अन्य संख्या से नहीं कट रही है, इसलिए इसका आंसर 73 होगा। अगला, फंडामेंटल थ्योरम को किसने प्रतिपादित किया था, मतलब किसने दिया था? तो फंडामेंटल थ्योरम को आप जानते हैं कि यूक्लिड ने दिया था, फंडामेंटल थ्योरम को यूक्लिड ने दिया था। आगे, यदि कोई संख्या अभाज्य न हो तो वह क्या होगी? यदि कोई संख्या अभाज्य नहीं है तो वह क्या होगा? तो आप जानते हैं कि यदि कोई संख्या अभाज्य नहीं है तो वो संख्या समग्र संख्या होगी, यानी कि प्राइम नंबर होगी, यानी कि भाज्य संख्या होगी। ऑप्शन दिया गया है सी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ऑप्शन सी। अगला, 72 को अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिखा जा सकता है? तो अभी बताएं 72 को अभाज्य गुणनखंड में लिखना है तो भाग विधि से आप 72 को कर लीजिए। 2 से भाग करेंगे 72 का आधा 36 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 36 का आधा 18 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 9 होगा, फिर इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3 से भाग करेंगे, 3 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 72 को आप अब लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 2 3 बार आया है तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि 2 के पावर 3 इंटू 3 2 बार आया है तो 3 के पावर 2, आपका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2। सवाल नंबर का ए नंबर आंसर। अगला सवाल, एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है? ये एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित सवाल है, इसको आप ऐसे देख लीजिए। अभी हम अगले पार्ट में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए अधिकतम घात का चयन किया जाता है। आप फिलहाल के लिए इसको याद रखेंगे कि एलसीएम निकालने के लिए अधिकतम पावर का यूज किया जाता है। एचसीएफ निकालने के लिए आपको न्यूनतम पावर का उपयोग किया जाता है, न्यूनतम पावर का उपयोग किया जाता है।
अभाज्य गुणनखंडों में केवल कौन सी संख्याएं होती है? तो केवल अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य गुणनखंड जब किसी भी संख्या को करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याएं ही होती है, बाकी कुछ नहीं होती है। आगे फंडामेंटल थ्योरम से क्या सिद्ध होता है? तो हर संख्या का एकमात्र गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या का एकमात्र गुणनखंड होता है। यही आप फंडामेंटल थ्योरम से समझते हैं। अब लास्ट सवाल करते हैं। 196 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो आप इसको भाग विधि से 196 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 196 दिया गया है, आप 2 से भाग करेंगे तो 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 9 18। अब इसमें 7 से भाग जाएगा तो 7 7 49। अब 2 2 बार लिखा है तो 2 के पावर 2, 7 2 बार लिखा हुआ है इसलिए 7 के पावर 2। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। इस सेशन में आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे और भी सवाल किया जाएगा। धन्यवाद।